जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैंने कह रखा है उसी अकॉर्डिंग जो है क्लास चलेगी, है ना। लास्ट क्लास में हमने जो है कि स्रोत वगैरह के बारे में देखा था। उसके बाद हमने स्टोन एज स्टार्ट किया था। स्टोन एज के जो पीडीएफ था ना, एक ही क्लास में हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, पाषाण काल। उसके बाद हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा देखा था हमने वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया था, ये हमने पूरा कंटेंट देखा था। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि संस्कृति आप इसे बोल लीजिए, ठीक है। वैदिकालीन हड़प्पा सभ्यता, वैदिकालीन संस्कृति, ये तीन हमने देखा था। उसी क्लास में हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट अब जो क्लास होगा उसमें हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे। तो तीन टॉपिक अगर हमने देखा है तो तीन टॉपिक में अप्रॉक्स हम इसमें 100 क्वेश्चंस का सेट देखेंगे, है ना। ये वाला जो सेट है, एक सेट है, इसमें अप्रॉक्स जो है कि आपके 52 क्वेश्चंस है, और दूसरा सेट जो होगा उसमें भी अप्रॉक्स जो है कि 52 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मिला के 105 या 4 क्वेश्चंस का पूरा है जो अभी तक पूछे गए हैं सही से अच्छे से, है ना, उनका है। बट इसमें बात यह है कि इसमें एक आध दो क्वेश्चन रिपीटेड है, तो रिपीटेड है तो कुल मिला के मान के चलिए इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, 100 प्रश्न हैं जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसी हिसाब से मैंने बना रखा है ना, ऑल वन डे एग्जाम्स, ठीक है। ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए तो आपका फाउंडेशन वाला भी क्लास है, ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन वाला भी क्लास है, लेकिन उसमें बात यह है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल से है, डीप है, ठीक है। जब ये वाला जो हम सेक्शन लेके चल रहे हैं एक तरीके से ये क्रैश कोर्स टाइप का, क्रैश कोर्स टाइप का मतलब ये हो गया कि मान के चलिए कि 20 क्लास में मैक्सिमम 20 क्लास में पूरे जो कोर कंटेंट है हिस्ट्री का 20 से 25 क्लास में, है ना, पूरा कोर कंटेंट जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो है कि उसी के हिसाब से प्रैक्टिस सेट आपका चलता जाएगा। जैसे पॉलिटी का जो है कि क्रैश कोर्स टाइप का आप देखेंगे, तो पॉलिटी का आप देखेंगे तो पूरा 17-18 लेक्चर में पूरी पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा दी है। और वो आपके जो है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीटेट के लिए, आर्मी के लिए, जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे वगैरह के लिए, जितने छोटे एग्जाम्स हैं सारे छोटे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट। उससे ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है ना। वो कोर जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत क्वेश्चंस है, जो प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, वो पूरा वहां पे मैंने कवर कर रखा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम इन चीजों को हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो है कि मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा कुछ लिख रखा है कि कब कौन सा प्रश्न कब जो है कि पूछा गया है, तो उसी हिसाब से सारा प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर फर्स्ट बोल रहा है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का अपना अपना तरीका है, अलग अलग टाइम में अलग अलग पूछ लिया जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में। कोई पूछता है कि हिस्ट्री के पिता किसे बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को माफ कीजिएगा, हेरोडोटस को
हिस्ट्री के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ये क्या हो रखा है? ओके चलिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? अब ये सीडीएस का प्रश्न है, थोड़ा सा डीप है ना। तो इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, कार्ल मार्क्स जो है ना, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ दो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को भी जो है कि जन्म देते हैं। तो जो एडम स्मिथ हैं वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, है ना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं मतलब कि जो निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसमें जो है कि उनकी कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है, ठीक है। जबकि कार्ल मार्क्स जो है कि एक शब्द यूज करते थे, बुर्जुआ मतलब निम्नतर, मजदूर, किसान, उस वर्ग को, ठीक है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गैप सिलसिले की बात किया जा रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है कि कहने का, कार्ल मार्क्स का कहना यह था कि एक शोषित है, एक शासित है। तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। यह किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है, नेट जेआरएफ और बिहार सर्विस में पूछा गया है। E.H. कार, चार्ल्स पर्थ, कार्ल मार्क्स, V.A. स्मिथ। तो ये बोला गया E.H. कार के द्वारा बोला गया। कुछ इसमें फैक्ट ऐसे हैं जो थोड़ा सा अपर लेवल के हैं, है ना। विक्रम संभवत प्रारंभ होता है, ये आरआरबी में पूछा गया है 2004 में, हमेशा पूछा जाता रहा है। विक्रम संभवत कब स्टार्ट होता है? तो ये 58 में विक्रम संभवत स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, शक संभवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संभवत का, तो शक संभवत के बारे में देखेंगे, अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। ये एसएससी में पूछा गया है, अच्छा 8 तक 2000 में, उसके बाद सीआरएफ में पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया, झारखंड पीसीएस में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संभवत पर आधारित है? ये बहुत जो है कि सामान्य सा है प्रश्न, जो है कि आप लोगों ने विक्रमी संभवत, है ना। जब आप उद्देशिका पढ़ेंगे, उद्देशिका भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उद्देशिका पढ़ेंगे, तो वहां पे जब डेट देता है 26 जनवरी, है ना, करके 1950, तो वहां पे जो है कि आपका मिति मार्ग सिर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संभवत लिखा हुआ है। तो विक्रमी संभवत मतलब कि विक्रमी संभवत को भारत द्वारा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? संस्कृति के बारे में सूचना दी किस वैदिक, किस वेद में? ऋग्वेद में। देखिए, ये सूचना वाला काम, ये तो आपका संगीत से रिलेटेड है, ये अथर्ववेद, ये चिकित्सा वगैरह, भूत, तंत्र, मंत्र, इन सबसे चीज जैसे रिलेटेड है। कल्चर से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ये युद्ध वगैरह और यज्ञ वेदी वगैरह से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋग्वेद में वैदिक संस्कृतियों के बारे में बताया गया है, वैदिक कालीन संस्कृतियों के बारे में बताया गया है।
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का है ना। त्रिपिटक क्या है? बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अभी थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ऐसा है ना जो आगे का है, तो आगे आएगा तो वो देख लिया जाएगा वहां पे। महात्मा बुद्ध द्वारा जो है कि उपदेश जो दिए गए थे और जो नियम कानून बनाए गए थे और जो संग्रहित किए गए थे, उन्हें पिटक में जो है कि पिटक का नाम दिया गया। पिटक, पिटक का मतलब होता है आपका टोकरी, ज्ञान की टोकरी। देखो अब जैसे अभिधम है, सुक्त पिटक है, तो ये तो नाम है और पिटक टाइटल लास्ट में जोड़ा गया, तो उसका मतलब है आपका टोकरी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जातक। ठीक तो है, क्वेश्चन नंबर 9 ही तो है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं। कहानियां दी गई है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां दी गई हैं यहाँ पे। ये कई बार ये भी पूछा गया है कि जातक का विषय क्या है, या जातक में क्या दिया गया है, या उल्टा पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर भी प्रश्न अलग अलग पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिलिंद पनो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु, है ना, के मध्य जो है कि संवाद का संवाद के रूप में देखा जाता है। मिलिंद पनो, मिलिंद के प्रश्न। बौद्ध भिक्षु आपके रहते हैं नागसेन। बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बीच में संवाद हुआ है ना। और उसी संवाद को, वो जो संवाद हुआ है, जो वार्तालाप हुआ है, उसी को संग्रहित करके एक प्रॉपर ग्रंथ के रूप में हम जो है कि उसको संरक्षित किया गया, जिसको बोलते हैं मिलिंद पनो। मिलिंद के प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, एसएससी यूपीएससी में पूछा गया है। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, वाल्मीकि, वेदव्यास। अब ये देखेंगे ना, तो ये पहला जो आपका मैंने सेक्शन करा रखा है, फर्स्ट सेक्शन करा रखा है, फर्स्ट वाला सेक्शन, यानी कि पहला जो क्लास करा रखा है इसके अकॉर्डिंग, तो वहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी है। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? अब ये एक्चुअली आपके क्रोनोलॉजी से है। अगर आपका दिमाग बिल्कुल फिक्स है, चीजों को सही से अरेंज कर रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्रोनोलॉजी क्या है। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इति सिंह। सबसे पहले आता है मेगास्थनीज। सबसे पहले कौन आता है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। सेल्यूकस निकेटर का दूत होता। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का क्या है? दूत है। सेल्यूकस निकेटर का दूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है। ये सारी चीजें पूछी जाती है, पूछा जाता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, या उल्टा पूछ लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी जो है कि यात्री आया था। फिर पूछा जाता है सेल्यूकस निकेटर किसके तरफ से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो सेल्यूकस निकेटर के तरफ से आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 13, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। बहुत आसान है, ये सारे लोग रट के रखे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। कहाँ का था? चीन का निवासी था। फाहियान चीन का निवासी था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसी को विक्रमादित्य भी बोलते हैं। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वेनसोंग आया था। कौन आया था? वेनसोंग। डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अल-बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? इसके शासन काल में इतिहासकार था। बहुत बार पूछा गया, आरआरबी और जेपीपीसीएस में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। महमूद गजनवी के शासनकाल में, बलबन के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। महमूद गजनवी के शासनकाल में ये जो है कि इतिहासकार था, उसके साथ आया था महमूद गजनवी। ये इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गजनवी और गोरी दो ही अटैक किए थे इन्वेडर मध्यकाल में, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया या इतिहास लेखक कौन था। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उल्टा रिवर्स प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को कहां पे पड़ता है? मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में, अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को, अफ्रीका में पड़ता है। जो सहारा मरुस्थल देखेंगे ना, सहारा मरुस्थल, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है। सहारा मरुस्थल में बिल्कुल टॉप पे देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं के, अकबर के, मोहम्मद बिन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी दो लोग थे। जॉन मार्शल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। जैसे ही है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी, तो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन नहीं है, सिक्कों का अध्ययन, बेसिकली सिक्कों का अध्ययन। और सिक्के जो है कि धातुओं से बने हैं बाद में चल के, है ना, तो धातुओं से बने हैं तो इसका मतलब कि धातु का अध्ययन नहीं है। स्पष्ट रूप से ये कहने का मतलब कि है सिर्फ धातुओं का अध्ययन नहीं होगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन होगा। आरआरबी। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि उसमें वैदिक कालीन 4 देवताओं का क्या है? मेंशन किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है। वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक कालीन 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य, इनका जो है कि वहां पे उल्लेख किया गया है। और ये सबसे प्राचीनतम, ये एक तरीके से मान एशिया माइनर क्या है? बोगाजकोई अभिलेख, ये है आपका एशिया माइनर। एशिया माइनर बोगाजकोई अभिलेख।
अभिलेख, बोगाज-कोई अभिलेख। इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, ये प्राचीनतम लिखित साक्ष्य है। प्राचीनतम अभिलेख है। प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है। एक प्रश्न और इसमें पूछा जाता है, इसमें से एक प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक कालीन देवता का उल्लेख बोगाज-कोई अभिलेख में नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। जॉन टावर, हैरी वी स्मिथ, चार्ल्स मेडकॉफ, ये सब कोई नहीं थे, ये सब फालतू लोग थे। जॉन प्रिंसेस। ये सेम रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कहते हैं कि एक दो क्वेश्चन रिपीटेड है। अशोक के शिलालेख पढ़ने वाला ये एक आध क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में किया गया है? तो प्रयाग के अभिलेख। ये पूरा कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशंसा यानी कि पहले के बहुत सारे जो राजा रजवाड़े होते थे अपने दरबार में कवियों को रखते थे, है ना, या और विद्वानों को रखते थे जो उनके विषय में, उनके कार्यों के बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखते थे या लोगों को बताते थे। उनका उद्देश्य ये होता था कि राजा को जनता के बीच में एक भगवान के बेटे के रूप में या भगवान के दूत के रूप में क्या करना? प्रतिस्थापित करना। और इसके लिए क्या करना है? तो भगवान राजा द्वारा किए गए कृत्यों को बढ़ा चढ़ा करके बहुत बड़ी मात्रा में चापलूसी टाइप का उसको लिखना या प्रशंसा करके बहुत बड़े लेवल पर बताना, इसे बोलते प्रयाग प्रशस्ति। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? द्वितीय सदी में, तृतीय सदी में, चतुर्थ सदी में, सप्तम सदी में? चतुर्थ सदी में हुआ। कब हुआ? चतुर्थ सदी में। एनडीए में पूछा गया प्रश्न है, बहुत पुराना है। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक के स्मृति में है, चंद्र के स्मृति में है, हर्ष के स्मृति में है, अनंगपाल की स्मृति में है। ये चंद्र मतलब कि चंद्रगुप्त। ठीक है, इसके स्मृति के रूप में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एरण अभिलेख का किस शासक से संबंधित है? ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, भानुगुप्त से? तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। किसका है? भानुगुप्त का एरण अभिलेख। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। या आप कह लीजिए कि ये सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य है। क्या बोल सकते हैं? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य है। प्रथम लिखित साक्ष्य।
प्रथम लिखित साक्ष्य। ठीक है, ये दोनों बातें पूछी जाती है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कौन सा हमें प्राप्त हुआ है, तो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख। अब यह चूंकि युद्ध वगैरह चल रहा था, भानुगुप्त के जो है कि सेनापति थे, सेनापति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी यानी कि भानुगुप्त के जो है कि सेनापति की पत्नी इतनी ज्यादा द्रवित हो जाती है कि वो उनको अपने साथ लेके सती हो जाती है। तो यही वर्णन यहाँ पे किया गया है, इसी घटना का वर्णन भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में किया गया है। ठीक है, आगे भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? अब ये इंडो बैक्ट्रियन लिखा हुआ है, इंडो यूनानी होने चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंडो यूनानी, इंडो बैक्ट्रियन। ठीक है, तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है कि स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, सर्वप्रथम मुद्राएं चलाई थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं देखेंगे तो गुप्त काल में चली थी, गुप्त शासकों द्वारा सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्का है ना, सबसे शुद्ध स्वर्ण वो कनिष्क शासकों, कनिष्क या कुषाण शासकों द्वारा। कुषाण शासक द्वारा चलाया गया था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आगे इसमें जो है कि प्रश्न आपको मिल जाए। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर बहुत फेमस है, अंकोर वाट का मंदिर बहुत फेमस है। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में है ना। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। ये भी पूछा जाता है सबसे बड़ा टेम्पल, सबसे बड़ा जो है कि हिंदू टेम्पल कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में, अंकोर वाट। किसने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को उद्वाचित किया गया था, यानी कि लिखवाने का बात किया गया था प्रियदर्शी के द्वारा, पोलिन मैकेंजी के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो ये एक्चुअली पढ़ने की बात हो रही है मे बी। अब शब्द ऐसे दे रखे हैं, उद्वाचित, खतरनाक ऐसे शब्द क्यों यूज करते हैं? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। उद्वाचित का मतलब ये हो गया कि पढ़ा गया था या बोला गया था, जो भी है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम समझा जाता है? निम्नतम समझा जाता है नियंडरथल मानव, हिंडलबर्ग मानव, पिल्टगन मानव, क्रो-मैग्नन मानव। नवीनतम समझा जाता है, नवीनतम। हाँ तो ठीक है, ओके। नवीनतम का मतलब सबसे बाद का, है ना, सबसे बाद का मतलब कि ह्यूमन का निकटवर्ती, और ह्यूमन का निकटवर्ती यानी क्रो-मैग्नन मानव, या इसी को बोला जाता है होमो सेपियंस, जो मैं आपको क्लास में बताया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है या माना जाता है? तो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के किसे बोला जाता है? H.D. सांकलिया, A. कनिंघम, F.R. ऑल्चिन, रॉबर्ट ब्रूसफुट। खतरनाक प्रश्न डाल रखे हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट किसे बोला जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है।
भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से, हथनौरा से, सराय नहर राय से, दमदमा से। तो यहाँ पे देखेंगे हथनौरा, हथनौरा होशंगाबाद एमपी में पड़ता है मे बी। यहाँ पे है डॉक्टर अरुण सोनतिया, डॉक्टर अरुण सोनतिया द्वारा यहाँ से मानव खोपड़ी पाई गई है। मानव खोपड़ी पाई गई है, मानव की खोपड़ी पाई गई है और ये बताया गया है कि ये होमोसेपियंस का है। किसका है? होमोसेपियंस का। आगे, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार खेलना। भाई शिकार खेलना था, शिकार करना मेन था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा आगे जाना था, पीछे क्यों आ गए? पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। और कुछ था ही नहीं, शिकार ही था। भोजन संग्राहक थे, यायावरी थे, भटकते थे, रहते थे, तो बस मजे के लिए शिकारी करते थे। इससे अपना पेट भी भर जाता, एक्सरसाइज भी हो जाता था, मजा भी आ जाता था, एडवेंचर भी उनका हो जाता था। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्रश्न कई जगह पूछा गया है, अब तो छोटे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो आपके यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, लेकिन अभी के टाइम में देखेंगे तो छोटे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। नर्मदा नदी घाटी, मध्य प्रदेश सोन नदी घाटी, मध्य प्रदेश बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश गोदावरी नदी घाटी, महाराष्ट्र, है ना। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश से। कहां से पाया गया है? बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41, ठीक है। 41, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? चलो, बागोर से, बागोर 2 से, वीरभानपुर से, महदहा से। तो देखिए, अब थोड़ा सा रह गया है प्रश्न, तो अब इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। लाइट तो कट गई है बट कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ऐसे ही। बागौर से। कहां से? बागौर से हुआ है, बागौर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्रागैतिहासिक चित्रकला मतलब बहुत पुराना चित्रकला से जो है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका वाला जो है कि जगह है, ये प्राचीनतम, है ना, प्राचीनतम मानव निवास है, मानव निवास है ना, या प्राचीनतम गुफा है, प्राचीनतम गुफा है। और यहीं से जो है कि चित्रकारी का जो है कि साक्ष्य मिला है, जो मानव द्वारा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य है ना। और इसमें इसका विषय क्या है? दैनिक जीवन,
क्या है, विषय क्या है, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन है। दैनिक जीवन, दैनिक जीवन मतलब ये हो गया कि इंसान जो कर रहा था ना प्रतिदिन, उसी को चित्रित किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों की प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? आदमगढ़ से, पहाड़ से, बागौर से, बेलन घाटी से। तो बोई जाने वाली और जंगली दोनों धान की अगर बात करें, किस्मों की बात करते हैं, तो ये मिला है आपका बेलन नदी घाटी से। कहां से मिला है? बेलन नदी घाटी से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? अब देखिए ऑप्शन बदलता जाएगा, है ना, ऑप्शन बदलता जाएगा। तो प्राचीनतम साक्ष्य अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑप्शन बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोल्डिहमा से। ठीक है, आगे नेक्स्ट, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया? तो अस्थायी रूप से जो बसावट की शुरुआत होती है ना, वो मध्य पाषाण काल के लास्ट में हमें देखने को मिलती है, लेकिन अस्थायी रूप से बड़ी बस्तियां जो देखते हैं नव पाषाण काल में पूर्ण रूप से हमें विकसित हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, नव पाषाण काल। अब देखिए क्या होगा, कृषि करना है आपको, तो कृषि करना है तो कृषि करने के लिए आपको एक जगह रुक रखना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आज बीज डालेंगे कल फसल पक जाएगी, कल काट पीट के अपना सारा काम कर लेंगे, नहीं। अगर कृषि करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित स्थान पे आपको रुकना पड़ेगा, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना फसल की देख रेख करनी पड़ेगी, तब फसल पकेगी, तब फसल पकेगी तो कटाई पिटाई होगी। तो इस तरीके से देखते हैं कि जब कृषि करना शुरू किए तभी एक जगह रहना क्या किए, शुरू किए समूह में, अस्थायी बस्तियों के रूप में नव पाषाण काल में। यहीं से तो सारा होता है, यहीं पे जो है कि आपका चाक का आविष्कार होता है, यहीं पे आपका जो है कि पहिए का आविष्कार होता है, यहीं पे बहुत सारा चरखे का आविष्कार, बहुत सारा काम यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? महापाषाण कालीन संस्कृति की बात किया जा रहा है। तो महा मतलब क्या होता है? महा का मतलब होता है यहाँ पे जैसे महापाषाण काल है ना, महापाषाण, महा मतलब क्या होता है? महा, और यहाँ पे पाषाण, तो महा का मतलब है यहाँ पे बड़े चट्टान, और पाषाण का मतलब पत्थर। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था क्लास में, बहुत ज्यादा इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस नहीं किए थे, है ना, तो बट थोड़ा सा इतना बताया था मैंने आपको। पत्थर के बड़े अस्त्र, इससे नहीं मतलब है, पत्थर के बने औजार व उपकरण, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां, कब्रें। हाँ, ये चीज ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब लोग मर जाते थे तो महापाषाण कालीन संस्कृतियों में होता क्या था, उनको दफना करके कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी लगा दिए जाते थे। तो उससे 2-3 काम होता था। कभी कभी धूप वगैरह के कंडीशन में लोग यहाँ पे बैठते थे, उनको सुरक्षा मिलती थी धूप से, साथ ही साथ वो उनका एक तरीके से वर्शिप प्लेस था, वर्शिप प्लेस। वहां पे पूजा पाठ वगैरह भी करते थे। जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, बहुत ज्यादा जो है कि ठंडी पड़ने लगी, तो उससे बचाने के लिए वहां पे जाके समाधि से वो प्रेयर्स वगैरह करते थे। और उनका मानना ये होता था कि ऐसा करने से हमारे ऊपर से ये विपत्ति चल जाएगी, जो कि एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना थे, वो चीज समझ नहीं पाते थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47, दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियां संबंधित है।
पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, लौह काल से, किस काल से संबंधित है? तो लौह पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? लौह पाषाण काल से। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? सर्वप्रथम सूचित किया गया। भारत में निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? यूपी प्रवक्ता 1900 में पूछा है। कोल्डियावा, चिरांद, गुफकराल, लिंग सुगुर। लिंग सुगुर, ठीक है। ओके, लिंग सुगुर सबसे इसमें पुराना है। लिंग सुगुर सबसे पुराना है स्थल पाया गया। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? शुतुरमुर्ग पाए जाते थे ताम्रपाषाण युग में, नवपाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में, पुरापाषाण युग में। कौन से युग में पाए जाते थे भाई? पुरापाषाण युग में। किस युग में पाए जाते थे? पुरापाषाण युग। एक जो एसएससी वाला ये जो है ना, ये इतना खतरनाक खतरनाक प्रश्न पता नहीं कहां से लेके आते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, यहाँ पे चलो कोई और मान लो, या फिर थोड़ा सा गलत हो गया है, हरियाणा मान लो। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसमें से कौन सा है? राजस्थान, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान है ना। यहाँ के देखिए, कालीबंगा का मतलब होता है चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब होता है काली कांच की चूड़ियां, ठीक है। चलो यहीं से आपका जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर या मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेलखड़ी पत्थर का। सेलखड़ी पत्थर का जो है कि आपकी मुहरें बनाई जाती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी? नवपाषाण युग की, लौह, देखो पूरा पाषाण युग की थी नहीं, लौह युग की थी नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा ए और बी में, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका ए है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन जो है कि ये सभ्यता है कौन सी? ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो आज का क्लास कंप्लीट हो गया। जो प्रैक्टिस सेशन था लाइट कट गई, बट ठीक है, थोड़ा सा 8-10 क्वेश्चन बचे थे तो मैंने इसको करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है कि इसके आगे जो क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं वो प्रैक्टिस करा देंगे, उसके बाद फिर कंटेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।